हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। 10+2 का बिजनेस स्टडीज़ का अगला अपना टॉपिक है कि फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कि फेयोल के हेनरी फेयोल, ये देखिए फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फेयोल साहब जो थे, इनका एक ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इनका वर्णन दे रखा है कि भाई इनका जन्म कब हुआ, कहाँ इन्होंने काम किया, क्या पोजीशन थी, कहाँ इन्होंने योगदान दिया। ये एक बार आपकी बुक के अंदर है, थोड़ा रीड कर लेंगे। इसके इन्होंने 14 सिद्धांत दिए हैं, 14 प्रिंसिपल्स। तो इनको हम 2 दिन में कवर करेंगे, कुछ आज कर लेते हैं, कुछ नेक्स्ट कल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। बड़े ध्यान से समझना है आपने इनको। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब काम का बंटवारा। काम का बंटवारे का मतलब क्या है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप समझ जाओगे। क्या उदाहरण है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। एक काम को कई छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। ट्रेंड स्पेशलिस्ट, एक कोई उसका जो ट्रेंड होता है, प्रशिक्षित होता है, विशेषज्ञ होता है, हु इज कॉम्पिटेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, टू परफॉर्म ईच जॉब, जो प्रत्येक काम को करने में समर्थ होना चाहता है। दस डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, तो इससे विशेषज्ञता प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसको ना रीड करके मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे एक लेक्चर स्टैंड तैयार करना है, क्या लेक्चर स्टैंड तैयार करना है, तो उसके लिए क्या करेगी, जो बनाने वाली संस्था है वो क्या करेगी, उसके पास 4-5 वर्कर है, तो एक वर्कर को तो बोलेगी इनका मेजर करिए आप, वो केवल उनका मेजर करेगा, माप करेगा। दूसरा उनको काटेगा, कट करेगा, ठीक है, उन जो लकड़ियां हैं जो भी हैं उनको लेक्चर स्टैंड के लिए जो भी चाहिए उसको इनपुट। तीसरा आदमी उनको असेंबल करेगा, जोड़ेगा। फोर्थ आदमी उनके रंग पेंट वगैरह करेगा। मतलब एक ही आदमी एक काम को बार बार करेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका विशेषज्ञ बन जाएगा, स्पेशलिस्ट बन जाएगा वो, ठीक है। तो इस टाइप के बारे में बताया गया है। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब काम का बंटवारा कर दो तो काम जल्दी हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। अगला है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार और उत्तरदायित्व, ठीक है। इनको थोड़ा सा आपने समझना है, अधिकार और उत्तरदायित्व। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को करने का अधिकार दे देना, राइट टू गिव ऑर्डर एंड ऑब्टेन ओबीडियंस। 2 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। ऑफिशियल अथॉरिटी का मतलब हो गया अथॉरिटी टू कमांड, आदेश का अधिकार भाई। एंड पर्सनल अथॉरिटी मीन्स विच इज अथॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल मैनेजर। तो इस बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल अधिकार जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। अब ये जो फॉर्मल इनफॉर्मल, इनका मतलब क्या है। फॉर्मल का मतलब होता है एक प्रकार से औपचारिक, किसी संस्था के अंदर जो कर्मचारी, जो सबॉर्डिनेट, सुपीरियर बोलते हैं, जो उच्च वर्ग का होता है, उच्च पद पर होता है, सबॉर्डिनेट उसके नीचे वाले पद पर जो काम करता है, तो उनके बीच में जो संबंध होता है वो क्या है, फॉर्मल हो गया। और उस बिजनेस से बाहर वो कहीं मिलते हैं जैसे फ्रेंड रूप में, तो वो इनफॉर्मल हो गया, ठीक है। तो अथॉरिटी अराइज फ्रॉम फॉर्मल पोजिशंस, अधिकार जो है ना फॉर्मल पोजिशन से अराइज होते हैं, ना कि इनफॉर्मल से। तो इनके लिए क्या कर रहा है कि यदि आपने अधिकार दे दिया है तो उसके लिए उसको जिम्मेवारी भी देनी चाहिए, कहने का मतलब ये हुआ। अधिकार के साथ साथ जिम्मेवारी देनी चाहिए। केवल जिम्मेवारी दे दी आपने, उसको अधिकार नहीं दिया तो भी काम पूरा नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। किसी काम को करने के लिए आपने अधिकार दे दिया, आप ये काम करो भाई, गाड़ी लेके जा सकते हो, जिम्मेवारी नहीं दी कि भाई इसको ठीक चलाना या इस टाइप से, ठीक है। या कंपनी के अंदर बात करके चले हम कि भाई अधिकार दे दिया कि आप ये यूज कर सकते हो मशीनरी और एक्स्ट्रा यूज कर सकते हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, यदि खराब हो गई तो भाई आपकी जिम्मेवारी है इसको ठीक करने का, तो सिद्धांत काम नहीं आएगा फिर, क्योंकि वो वैसे ही अपनी मन की मर्जी से यूज करेगा उसको, ठीक है, मशीन को। तो इस टाइप से कह रहा है ये। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर रिक्वायर अथॉरिटी, और ये कॉमनसुरेट विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, उसके बराबर, अधिकार के बराबर जिम्मेवारी भी होनी चाहिए। देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, कहने का मतलब ये हुआ। थर्ड है अपना डिसिप्लिन का, अनुशासन का। अनुशासन का मतलब क्या हो गया कि बिजनेस के अंदर अनुशासन बहुत जरूरी है। यदि अनुशासन नहीं है तो वो बिजनेस काम नहीं कर पाएगा, समझ गए। अनुशासन के बगैर कोई भी काम नहीं होगा। डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट।
विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि संगठन का जो काम है ना पूरे संस्था का उसके लिए जरूरी हो जाता है। अकॉर्डिंग टू फेयोल के अनुसार डिसिप्लिन रिक्वायर, इसके लिए क्या चाहिए? गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, प्रत्येक स्तर के ऊपर, स्तर लेवल 3 होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। गुड सुपीरियर चाहिए, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट चाहिए उनके बीच में, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। एग्जाम्पल करें कि सपोज मैनेजमेंट एंड लेबर यूनियन हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, वो दोनों क्या आ जाते हैं? प्रबंध भी, मैनेजमेंट भी और लेबर श्रमिक भी एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, वेयर बाई वर्कर्स हैव एग्रीड टू वर्क ओवर टाइम विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट टू रिवाइव द कंपनी आउट ऑफ लॉस। यदि कंपनी लॉस में गई तो वो एडिशनल पेमेंट नहीं लेंगे जो ओवर टाइम कर रहे हैं वो। इन रिटर्न द मैनेजमेंट हैज प्रोमिस क्या करती है मैनेजमेंट? टू इंक्रीज वेजेज, यदि वो मजदूरी बढ़ा देगी। व्हेन दिस मिशन इज अकम्प्लिश, यदि ये काम पूरा हो गया ना तो मैनेजमेंट क्या करेगी? उसको वेजेस को इंक्रीज कर देगी। डिसिप्लिन वुड मीन दैट, यहाँ पर अनुशासन का मतलब क्या हो गया कि दोनों पार्टीज ने, वर्कर्स ने, मैनेजमेंट ने, ऑनर देयर कमिटमेंट विदाउट एनी प्रिजुडिस टुवार्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के प्रति भेदभाव, पक्षपात किए बगैर यदि ये पूरा कर दिया तो डिसिप्लिन है, अदरवाइज डिसिप्लिन नहीं है। कहने का मतलब क्या पढ़ रहे हैं हम आज? ये हम पढ़ रहे हैं प्रबंध के सिद्धांत की, जो फेयोल साहब ने दिए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। प्रबंध के जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत, इनको लागू करके हम बिजनेस में काम कर सकते हैं, बढ़ोतरी कर सकते हैं आगे। यूनिटी ऑफ कमांड, अकॉर्डिंग टू फेयोल के अनुसार देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर इंडिविजुअल्स, एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉइज। एक आदमी के लिए, देखो ये डायग्राम दे रखा है, ये एक सबॉर्डिनेट है, 2 सुपीरियर हैं, ये भी टेलीफोन कर रहा है, ये भी आदेश दे रहा है। तो कह रहा है कि ये सिद्धांत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आदमी को आदेश देने वाला एक ही होना चाहिए, केवल एक से ही आदेश मिले तो ये जिम्मेवारी ठीक नहीं पा पाएगा। इसको यदि आदेश देने वाले 2 या 2 से ज्यादा हो गए तो ये कंफ्यूज हो जाएगा और वहां पर काम पूरा नहीं होगा। ये हो गया यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। ड्यूअल सबॉर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड, तो दोनों क्या करेगा? दिस इज टू प्रिवेंट कंफ्यूजन रिगार्डिंग टास्क टू डन, कि किसका काम करे किसका ना करे, कंफ्यूज हो जाएगा, वो भ्रमित स्थिति हो जाएगी। दिस प्रिंसिपल रिसेंबल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इफ एन एम्प्लॉय गेट्स ऑर्डर फ्रॉम 2 और मोर सुपीरियर्स एट द सेम टाइम, एक ही समय पर वो 2 या 2 से ज्यादा से प्राप्त करता है, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी कमांड इज वायलेटेड, तो क्या होगा? वो उनको वायलेट करेगा, भूल जाएगा। ठीक, अगला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकता। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन स्टेटेड दैट ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन की जितनी भी यूनिट्स, इकाइयां हैं, शुड बी चाहिए मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव, एक ही उद्देश्य के लिए वो काम करे, थ्रू कोऑर्डिनेट, आपस में तालमेल से, एंड फोकस एफर्ट्स, प्रयासों के ऊपर फोकस करे। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, प्रत्येक जो समूह होगा क्रियाओं का, ठीक है, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, उन सब का उद्देश्य एक होना चाहिए। मस्ट हैव वन हेड वन प्लान, ठीक है, एक योजना होनी चाहिए, उनका एक ही हेड होना चाहिए। इट प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, ये जो एक्स्ट्रा काम होगा ना उसको रोकेगा, ओवरलैपिंग, बेकार का जो काम होगा, क्रिया है, उनको रोकेगा ये। दिस एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, तो क्या हो जाएगा? यूनिटी ऑफ एक्शन, काम की एकता हो जाएगी और उनमें कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मैं आपको वैसे बता देता हूं। ये कह रहा है कि जो सामान्य हित होना जो होता है, सामान्य हित का मतलब फायदा, इंटरेस्ट, लाभ। देखिए एक संस्था के अंदर, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक संस्था है कोई XYZ, कोई भी कंपनी है, उसके अंदर कोई ए पर्सन है, ठीक है, कोई ए पर्सन है, तो उस संस्था को बिल्डिंग मटेरियल का सामान चाहिए, ठीक है। उस बिल्डिंग मटेरियल का सामान, वो जो ए पर्सन है ना, उसके कोई रिलेटिव है, उसने भी अपनी दुकान कर रखी है, कोई बिजनेस कर रखा है, तो संस्था का उद्देश्य तो ये है कि भाई उन्हें सस्ता और अच्छा सामान मिल जाए कहीं से, और ये जिम्मेवारी दे दी उन्होंने ए पर्सन को कि भाई आपने ये मैनेज करना है। अब ए पर्सन क्या करता है, अपने रिलेटिव को फायदा पहुंचाने के लिए महंगी दर का माल और घटिया माल कंपनी को दे देता है, दिलवा देता है। तो इससे क्या हो गया, इससे उसने क्या किया, जो उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट था ना, उसको तो उसने अप रख लिया,
और जो जनरल इंटरेस्ट था उसको डाउन कर दिया। नियम क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि पहले संस्था का हित होना चाहिए, आफ्टर देन आदमी का व्यक्तिगत हित होना चाहिए। उसे पहले संस्था के बारे में सोचना चाहिए कि संस्था का फायदा कहाँ है, जहां संस्था का फायदा हो उसे वो लेना चाहिए। तो ये सिद्धांत है, ठीक है, नियम है ये। और नेक्स्ट देखिए, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कर्मचारियों को जो पारिश्रमिक है ना वो भी उचित होना चाहिए। द एम्प्लॉय शुड बी पेड फॉर वेजेज विच शुड हैव गिव देम एट लीस्ट ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि जीवन जीने का जो सही एक उनका प्रमाप है उसके ऊपर उन्हें मजदूरी मिल जाए। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। इन अदर वर्ड्स रेम्युनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। उन्हें जो पारिश्रमिक मिलता है ना, इतना मिलना चाहिए उन्हें, ठीक है, वो उचित में हो, मतलब उनका जीवन सही निकले उससे। दिस विल एंश्योर कंजेनियल एटमॉस्फेयर एंड गुड रिलेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। कंसिक्वेंटली यदि ऐसा नहीं होगा तो वर्किंग ऑफ द कंपनी वुड बी स्मूथ। यदि ऐसा हो गया तो काम स्मूथ चल जाएगा, बढ़िया चल जाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जब कर्मचारी को जो सैलरी है, रेम्युनरेशन जिसके लिए वो काम कर रहा है, वो ही सही समय पर उचित नहीं मिला तो क्या होगा? उससे सही काम नहीं करेगा वो, कंपनी का नुकसान हो जाएगा। तो ये 7 हमने कर लिए हैं, 14 है, बाकी 7 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।